बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीफ फारूक। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हो गया, वाज़ेह अक्सरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल गई, लेकिन सवाल आज भी हो रहा है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कर रही है कि जो कुछ हुआ ये एक डील का नतीजा था। हुकूमत को, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को बहुत से कंसेशंस लेने हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बहुत कुछ करवाना है, बहुत सी चीज़ों पर हिमायत दरकार है, इसलिए एक अंडरस्टैंडिंग के तहत ये सब कुछ किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया ये है कि हालिया होने वाली मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मुलाकातों से ये बात साफ जाहिर है कि ये सब कुछ एक डील का हिस्सा था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तोहफतन गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत भी दी जा रही है, उनको अक्सरियत भी दे दी गई है। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई ऐसा हुआ है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इस दौड़ में पीछे रहने का जो जवाब है वो क्या है? क्या मुस्लिम लीग नून के ऊपर बेशुमार दबाव पड़ चुका है उस महंगाई का जिसके बोझ तले पाकिस्तान के अवाम दबते जा रहे हैं? मुस्लिम लीग नून अपने इस स्टिंट का तीसरा बजट पेश करने जा रही है, बहुत टॉल ऑर्डर है, बहुत से चैलेंजेस हैं। क्या मुस्लिम लीग नून ऑलरेडी इनकम्बेंसी फैक्टर को के दबाव तले आ चुकी है? ये एक ऐसा मामला है जो मुस्लिम लीग नून को हर्ट कर रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब का गिलगित बल्तिस्तान एक बड़ी शॉर्ट ट्रिप के ऊपर जाना, वहाँ खिताब करना एक कॉर्नर मीटिंग से, एक अपने लोगों से, अपनी तंजीम से, और फिर वापस तशरीफ़ ले जाना, क्या वो एक वाइज आइडिया था? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो पूरी क़यादत थी वो अच्छी या इफेक्टिव कैंपेन नहीं चला पाई? और साथ ही साथ जो इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है वो बहुत डिस्टर्बिंग है, उसकी वजह क्या है? और जो ये सो कॉल्ड जो अब एक कलदम तंजीम है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, क्या ये एक दुरुस्त नुमाइंदगी कर रही थी अपने लोगों की? जो मनाजिर अब हमारे सामने आ रहे हैं वो बड़े डिस्टर्बिंग इमेजेस हैं। जो रावला कोर्ट में हुआ वो किसी से ढका छुपा नहीं था। क्या ये सब कुछ एक एजेंडे के तहत किया गया? और अब जो रियासत पाकिस्तान ने और आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने फैसला किया कि इस तंजीम को प्रोस्क्राइब कर दिया जाए, उसे कलदम करार दे दिया गया, ये मसले का परमानेंट हल है? ये तमाम ऐसे मौज़ूआत हैं जिस पर हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करता हूँ जी। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर अब्बास साहब, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया मज़हर साहब आपका। जनाब आमिर इलियास राना साहब, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। और जनाब मंसूर अली खान साहब, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी और सीनियर एंकर पर्सन, मेरे भाई हैं, बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब आपका भी। सबसे पहले मैं जो इस वक्त सूरत हाल है, एक तो जो अभी ताज़ा गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ उस पर बड़ी बात हो रही है। अब मज़हर साहब, सबसे पहले आपको क्या ये बात कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लग रही है या ये वाकई बात ठीक है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जोरे बाजू पर बेहतरीन कैंपेन के बाद और वोटर से कनेक्ट करने के बाद, एक अच्छी कैंपेन चलाने के बाद ये जीत हासिल की है? क्योंकि शायद कुछ लोग ये एलेज कर रहे हैं कि शायद ये एक अंडरस्टैंडिंग या एक डील के नतीजे में हुआ है। शुक्रिया मुनीब। मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैं ज़ाहिर है उस वक्त इलेक्शन के वक्त मौजूद वहाँ नहीं था या उससे पहले वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन लास्ट ईयर मैं स्कर्दू गया था तो चक्कर लगाया था और उधर जो है गिलगित बल्तिस्तान में भी घूम फिर के अंदाज़ा हुआ था। और बिल्कुल एक ज़ाहिर उस वक्त कोई सियासत या उस तरह की पता भी नहीं थी जी। और आम आदमियों से गुफ्तगू करके वहाँ एक हमेशा से एक पीपल्स पार्टी के साथ, और पीपल्स पार्टी भी क्या कहूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ उनका एक कनेक्शन है। और जब मैं ये कहता हूँ कि कनेक्शन है तो वो उनकी पुरानी उस ज़माने की बातों को आज भी याद रखते हैं गिलगित वाले पुराने लोग, और बहुत सी चीज़ों की वो निशानदेही करते हैं कि जिसकी वजह से वो आज तक पीपल्स पार्टी को या फॉर दैट मैटर भुट्टो को वोट देते हैं। ये बिल्कुल वही फिनोमेना है जो मैंने कराची में लियारी में देखा। और जब मैंने यहाँ लियारी के लोगों से पूछा उस ज़माने में कि पीपल्स पार्टी के बज़ाहिर तो नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी ने यहाँ बहुत काम किया है, सड़कें उसी तरह टूटी हैं, कोई बहुत ऐसा जिसे हम कहें कि बहुत ही खूबसूरत इलाका बना दिया वो भी नज़र नहीं आता। तो वहाँ के जो पुराने लोग हैं उन्होंने कहा कि देखें, यहाँ जो भुट्टो के साथ एक लगाव है उसकी एक बड़ी वजह यह है, 70s में जब भुट्टो बरसर इख्तिदार आए थे तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया था कि उन्होंने पासपोर्ट की कीमत आधी कर दी थी। और साथ में वीज़ा की फैसिलिटीज और एक मिडिल ईस्ट का रास्ता खुल गया था। इसकी वजह से हज़ारों लाखों लोग ने जाके वहाँ नौकरियाँ की और वो आज तक उस चीज़ को प्रेस करते हैं कि उसकी वजह से उनके माशी सूरत हाल बेहतर हो गई, उनके रोजगार बेहतर हो गया,
एक घर में जो है वो उनका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। तो वो सारे, मुझे लगता ये है कि हो सकता है, मैं कह नहीं सकता जो एलिगेशन वगैरह हैं, लेकिन मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी की जो जीत है उसने मुझे सरप्राइज नहीं किया। ओके, ठीक। अब मंसूर साहब, आपके नज़दीक भी, क्योंकि ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो खैर यकसरी मुस्तरद कर दिया है पूरा इलेक्शन, और उनका तो ख्याल था कि पहले आया कि हम सारी सीटों पर स्वीप कर रहे हैं, फिर आया कि नहीं तो 8-10 तो पे तो हम डेफिनेटली आगे थे। वो एक बहस और है कि उनको कितनी अपॉर्चुनिटी मिली और कितना लेवल प्लेइंग फील्ड मिला। लेकिन आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि ये अच्छी कैंपेन का नतीजा है, और जो मदर साहब ने एक हिस्टोरिकल फैक्ट बताया कि शहीद भुट्टो से लगाव भी है वहाँ के लोगों का। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। देखिए, मेरे ख्याल में इसमें एक फैक्टर नहीं है, इसमें 3-4 मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सबकत लेने में कामयाब हुई। एक तो अगर आप देखिए तो मेन स्ट्रीम जो पार्टीज हैं, इमरान खान साहब की तो ऑब्वियसली जो बैरिस्टर गौहर ऑब्वियसली ठीक है, उनके पार्टी के चेयरमैन है, लेकिन उनकी वो पॉलिटिकल पुल नहीं है जो दीगर रहनुमाओं की है। फॉर एग्जाम्पल, मैं वैसे ही सिर्फ एक आइडिया के तौर पर, अगर अलीमा खान साहबा फॉर एग्जाम्पल इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट करते हुए वहां पे जाती, तो इमरान खान साहब के साथ एक एफिलिएशन का जो एक ब्लड रिलेशन का जो एक फैक्टर था वो कारआमद हो सकता था। लेकिन ऑब्वियसली फिर उनके ऊपर तनकीद होनी थी कि जनाब फैमिली को किस तरह पॉलिटिक्स में आपने इन्वॉल्व कर दिया। लेकिन वहां पे वो लीडरशिप का भी फुकदान था। दीगर जो मेन स्ट्रीम लीडर्स थे, सलमान अकरम राजा साहब को वैसे ही सूबा बदल कर दिया गया, उन्हें दाखिल नहीं होने दिया गया। लेकिन इवन मेरे ख्याल में सलमान अकरम राजा साहब अगर चले भी जाते तो उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ना था। उसके बाद अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ फोकस करें तो बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो ने बड़ी एक्टिव किस्म की कैंपेन जो है वहां पे की। और जाहिर बात है, जो लोग, जिस तरह भी मजहर साहब कह रहे थे कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के साथ एक कनेक्शन जो है वो होता है, तो जाहिर बात है जब उनके आपके ग्रैंड चिल्ड्रन जो है वो जब नजर आते हैं तो उन्हीं की रिफ्लेक्शन जो है उनके अंदर नजर आती है। दे वर एबल टू एक्चुअली कनेक्ट विद दैट। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक और चीज का भी जो एडवांटेज मिला वो इस बात का था कि हमेशा हम एक फैक्टर जो हमेशा यहाँ पे पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों की पॉलिटिक्स में भी नजर आता है वो होता है इलेक्टेबल्स का। इस मरतबा इलेक्टेबल्स का जो बसेरा था या उनका जो घोंसला था वो काफी हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल चुका था। सो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स भी जो है वो मैदान के अंदर उतरे हुए थे। और जहां तक फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है, आप कंपेयर कीजिए, एक जगह बिलावल भुट्टो एक पार्टी के चेयरमैन, वो कितनी बड़ी कैंपेन और कितनी एक्टिव कैंपेन कर रहे हैं, और नाउ कंपेयर दैट विद नवाज शरीफ साहब जिन्होंने सिर्फ एक रोजा दौरा किया, दौरा करके भी वापस आए, और वहां पे भी एक्चुअली उन्होंने अवामी जलसे से खिताब नहीं किया था, वो उनकी तंजीम के लोग थे जिनसे उन्होंने खिताब किया था। अवाम के अंदर वो फिर भी नहीं गए और सिर्फ एक वो मीटिंग की एंड दैट्स इट, खत्म। और उसके बाद वो वापस आए तो जिनीवा चले गए। सो सीरियसनेस नहीं थी मुस्लिम लीग नून की जानिब से। उनके ख्वाजा साद रफीक साहब जो खुद एक्चुअली नून लीग से बहुत सी चीजों पर नाराज होते हैं, वहां पे कैंपेन को वो लीड कर रहे थे। तो फ्रॉम द स्टार्ट इट वाज अ वेरी फ्लॉड कैंपेन, जिससे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। और लोगों को ऑब्वियसली महंगाई का भी एक गुस्सा था। वो महंगाई का गुस्सा मेरे ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को सहना पड़ा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है दे प्लेड द कार्ड्स वेल, और वो उसमें से बीच में से निकल गए, हुकूमत को सपोर्ट करते करते भी वो बीच में से निकल गई। सो ये मेरे ख्याल में सारे एक कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स थे। और मेरे ख्याल में इलेक्टेबल्स का जो एक फैक्टर था वो शायद उसको बहुत ज्यादा डाउन प्ले किया जा रहा है हमारे एनालिसिस में, उसने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है। अच्छा, आमिर इलियास राना साहब, ये एक फैक्टर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती, और अभी मंसूर साहब ने, मदर साहब ने भी इसके ऊपर रोशनी डाली। एक फैक्टर और भी है कि इनकम्बेंसी का फैक्टर ना, आप हुकूमत में होते हैं तो आमतौर पर गिलगित बल्तिस्तान और जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन पे होता है कि जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत है उसकी होगी। क्या आपके नज़दीक ये मिथ टूट गया है इस दफ़ा? क्योंकि मुस्लिम लीग नून को वो पजीराई वहाँ नहीं मिल सकी जो पीपल्स पार्टी को मिली है, लेकिन फिर भी एक तबका अभी भी ये कह रहा है कि नहीं जनाब, आप माने या ना माने ये तय था, क्योंकि पीपल्स पार्टी से अभी और भी बहुत से कंसेशन लेने हैं हुकूमत ने आईनी तरामीम की सूरत में, तो ये डिसाइडेड था कि वहाँ उनको दिया जाएगा ये सब कुछ। उनके ना मंत्र अपने अपने होते हैं। आप देखें पीपल्स पार्टी जीत गई है, लेकिन जैसे ही 5 बजे पोलिंग खत्म हुई थी तो धांधली का राग किसने अलापा था? नदीम अफजल चंद हो, फैसल गवर्नर हो, जो मर्जी हो, पूरी पीपल्स पार्टी की क्यादत की कह रही थी, धांधली शुरू हो गई। उससे पहले बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो, पीपल्स पार्टी की सारी क्यादत बड़ी खुशी से वहां भरपूर कंपेन कर रही थी। उनको इंतजामिया की तमाम तर आशीर्वाद इस सेंस में हासिल थी कि भरपूर सिक्योरिटी मौजूद थी। कंपेन उन्होंने बहुत बेहतरीन चलाई, टाइम से पहले शुरू किया और नतीजा भी लिया। अब आप आ जाए पीटीआई की तरफ, जो बात हो रही है ना कि जी वो बैरिस्टर गौहर चले गए और उनका असर नहीं था, तो बैरिस्टर सलमान अकरम राजा गए, उनको निकाल दिया। भाई आप जाते तो एनओसी लेके चले जाते। वैसे पीटीआई की क्यादत खुद कहीं पे भी सीरियस नहीं है अपने
नताइज के हवाले से या सियासी तौर पर कुछ आगे आने के लिए। आप हरिपुर का इलेक्शन देख लें, वहां पे वजीर आला गए, लेकिन पूरी सूबाई वज़रा समेत वहां पहले से सरगर्म थे। वजीर आला बेशक बॉर्डर पे रह के एबटाबाद के जलसे में, जहाँ पे लोग खड़े हुए थे हरिपुर के अंदर, और वो जलसा एबटाबाद में खड़े होकर तकरीर कर रहे थे। तो ये इलेक्शन हारते आ रहे हैं। ये मुझे कोई नतीजा दिखा दे कि जो लोग ये बयानियां दे रहे हैं कि 2024 में धांधली हुई और पीटीआई के लोगों को इतने वोट पड़े थे और बाद में रिजल्ट बदले गए, क्या यहाँ पे पीटीआई के जो 23 हामी और अपने कैंडिडेट थे उनके 24 में से उतने वोट पड़े जितने 2024 में पड़ रहे थे? क्या इन लोगों की वो था इंथुसियाज्म जो लोगों में इन्होंने लाना था, भरना था नौजवानों के अंदर? यानी कि आप कह रहे हैं कि कोई इसके शवायद अगर दे दें, शवायद नहीं है। मतलब यही मैं कह रहा हूँ ना, जैसे 24 के हवाले से कहते हैं ना जी, यहाँ पे रिजल्ट बदल दिया, हम तो जीत गए थे। जैसे अब वो कह रहे हैं 8 में हम, पहले तो वो 24 को 24 जीत रहे थे, फिर 23 में खड़े करके कैंडिडेट, फिर वो कंफर्म कर लिया कि जी 8 तो हम जीत चुके थे। मुझे वो वोटिंग पैटर्न तो दिखाएं ना, जहाँ पे कैंपों में भरे हुए थे लोग और फिर इनके वहाँ पे वोट उतने नजर आए हों कि जी इनके कोई वोट कम तो नहीं किए किसी ने। अब आप आ जाए PMLN, बिल्कुल उन्होंने ढीली ढाली कंपेन शुरू की, कैप्टन सफदर गोवा मौजूद थे, अमीर मकाम वहाँ थे, लेकिन जिन लोगों को सियासी क़यादत करनी चाहिए थी वो तो सारे के सारे फेडरल कैबिनेट में बैठे थे, या यहाँ से उस तरह की कुम्मक अपनी पार्टी के लिए, अपनी कोऑर्डिनेशन मरकजी पार्टी ने नहीं की। नवाज शरीफ साहब के ऊपर मंसूर साहब ने बात कर दी, बिल्कुल ठीक है, एक दिन जाना आना। क्या उनकी पार्टी ने, जो मरकज़ में सेक्रेटरी जनरल बैठे हों, दूसरे लोग हों, उन्होंने कितनी कोऑर्डिनेशन की? खुद जो सूबाई सदर हैं हाफिज़ हफीज़ुर रहमान, वो पूरे GB में घूमे, बल्तिस्तान में वो गए इलेक्शन में, वो अपने इलेक्शन के अंदर फंसे हुए थे। कुछ उनके अंदर अपनी, लोग कह रहे हैं जी साजिशें थी, फलां थी। 2024 में बिल्कुल पिछले 24 कह रहे हैं, जो पिछला इलेक्शन था उन्हें हराया गया था, जिस तरह वो पीटीआई के लिए था। अब इस तरह के धांधली के इल्ज़ामात वो नहीं आए। बिल्कुल ठीक बात है कि पीटीआई अपने निशान पे मौजूद नहीं थी, बाकी इलेक्शन उनके लोग लड़े, MWM के साथ मिल के लड़े। तो ये इलेक्शन जिसने बहुत अच्छा काम किया उस सेंस में कि उन्होंने कैंपेन चलाई पीपल्स पार्टी को, उसका भरपूर रिजल्ट मिला। PMLN की भरपूर मुहिम ना होने के बावजूद मैं समझता हूं उनको अच्छा रिजल्ट मिला है। बट एक फैक्टर तो ये हमें ज़हन में नहीं है, क्योंकि या तो आमिर भाई एक सेकंड, एक फैक्टर तो ज़हन में मेरे ख्याल में हम उस पर एग्री करेंगे कि देखिए जो मसाइल तहरीक इंसाफ को थे वो ना पीपल्स पार्टी को थे ना मुस्लिम लीग नून को थे। NOC वाला मामला, यहाँ तो वफाकी वुज़रा गए इलेक्शन के दौरान और वो कोई पैकेज अनाउंस कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहे हैं, ये वहाँ पर हुआ, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का एक मुबम बयान है कि सभी वायलेशन कर रहे हैं। तो फिर ये सूबा बदरी वाले मामला तो सिर्फ PTI के साथ हुए ना, ये भी फैक्ट है। नहीं, आप कह सकते हैं वो लोग ना, मतलब बैरिस्टर सलमान अकरम राजा कानून को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उन्हें नहीं पता था कि मुझे NOC लेना है। मैं तो शेर अब्दुल मरवत की बात को सेकंड करूंगा, जो उसने कहा था कि ये जो इतने लोग जा रहे थे तो ये KP से लोगों को लेके जाते और उधर से कॉल करते कि आओ तुम हमें लेने के लिए आओ, तो मोमेंटम बन जाता बॉर्डर के ऊपर। बेशक रोकती रहती फोर्स, इन्होंने कौन सी सीरियस कैंपेन चलाई? बिल्कुल उनके साथ हुआ, उनका निशान लेके ज्यादती हुई, वापसी नहीं हुई उनके निशान की, लेकिन खुद PTI की क़यादत इस तरह सीरियस नहीं थी। मैं अच्छा आपको एक सहाफ़ी का नाम नहीं ले रहा, वो बड़े सर्वे करते हैं, ज़रा उनसे पूछ लीजिएगा कि उन्होंने खालिद खुर्शीद को नहीं बताया था कि आपकी वालदा हार रही हैं। वो जो सर्वे करके आए थे उन्होंने कॉल करके उन्हें बताया था कि आपकी वालदा नहीं जीत रही। अब आप जिता लें उनको भी कि सबसे ज़्यादा तो जीत ही उन्हीं की थी, क्या करें, किसके सर्वे को मानेंगे? ठीक। अच्छा ज़रा एक चीज़ मज़र साहब, हमने इसको अभी एक पासिंग रिमार्क मंसूर साहब ने ज़रूर दिया था, लेकिन ये फैक्टर अहम है कि कुछ लोग PMLN के अंदर जब आप उनसे बात करें, आई एम श्योर हम सब की बात हर किसी से होती है, वो कह रहे हैं कि ये बड़ा गलत आइडिया था कि मियां नवाज शरीफ साहब को या तो फुल फ्लेज्ड कैंपेन के लिए ले जाया जाता, वो पार्टी के कायद हैं, इस तरह उनकी जिसे कहते हैं इतनी शॉर्ट एंट्री बस वो हुई और बस वो वापस तशरीफ़ ले गए, ये भी कोई अच्छा नहीं था और ये गलत किया गया है। इट वाज एक डिस सर्विस थी जो मियां नवाज शरीफ के साथ की गई है। आप इससे एग्री करेंगे? देखिए, दो चीज़ें हैं मुनीब, एक हमारे दीगर दोस्तों ने भी बात की, जो एक फैक्टर मेरा ख्याल है हमने इसको डिस्कस नहीं किया, जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में बहुत ही क्रूशल और डिसाइसिव होता है, और वो है सेक्टेरियन फैक्टर जी। और उसमें जाहिर है पीपल्स पार्टी की तरफ, जिस तरह मैंने कहा कि उस फैक्टर के अलावा ये फैक्टर भी काफ़ी काउंट करता है। इसी तरह जो वहदत मुस्लिमीन है, उनकी जो सीट्स हैं उसको अगर हम देखें तो वहाँ मैं सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ कि वहाँ इस चीज़ को भी बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। उसके अलावा
बाकी जो देखें, जिस तरह अभी आपने खुद बात की कि इलेक्शन कमीशन का ये बयान जो है, ये बजाते खुद इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज कर रहा है कि जी वायलेशन तो सब कर रहे हैं, तो वायलेशन सब कर रहे हैं तो आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे? यानी आप ये कहकर निकल जाते हैं कि वायलेशन सब कर रहे हैं, तो फिर आपका काम क्या है इस चीज का? तो मेरा ख्याल है अगर पीटीआई के फैक्टर में ये चीज हुई है तो ज्यादती है और ज्यादती का अजाला होना चाहिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट, नवाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ को ये फैसला करना पड़ेगा कि वो मुस्लिम लीग के कप्तान हैं कि कोच हैं। अच्छा अच्छा, ठीक। क्योंकि कोच और कप्तान एक साथ नहीं हो सकता। अब एक आके आपने एक तकरीर करके आप निकल गए और फिर निकल भी जेनेवा गए और फिर आपने वहां भी जो तकरीर की, वो आप किससे शिकायत कर रहे हैं? यानी 2 मरतबा मुल्क से बाहर गए हैं, उसमें अवाम का क्या ताल्लुक? वो तो आप एक पैकेज के साथ गए बाहर, पहले भी मुशर्रफ के दौर में भी और उसके बाद भी जब आप इमरान खान के दौर में चले गए तो बात ही तो छोड़ देना। और फिर इमरान खान के दौर में वहां जब गए हैं आप, तो वहां का पूरा रहन सहन बता रहा है कि आप इलाज के लिए गए थे। तो नवाज शरीफ साहब बहुत तजुर्बेकार पॉलिटिशियन हैं, उनको ये समझना चाहिए था कि उन्होंने या तो फुल फ्लैश कैंपेन करते हैं या फिर वो फुल फ्लैश जो है एक चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, आप ख्वाजा साद रफीक को बना देते इलेक्शन इंचार्ज और पूरा वो करते देते उनको, जो कि मेरा ख्याल है किसी हद तक दिया भी। लेकिन ख्वाजा साद रफीक बहुत अच्छे स्पीकर हैं, लेकिन सबको पता है कि ख्वाजा साद रफीक खुद बजाते खुद मुस्लिम लीग से खुश नहीं है, हुकूमत से। लेकिन नवाज शरीफ साहब अगर एक जाके मीटिंग कर सकते हैं तो वो चाहते तो, और उनके पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो कम से कम 3-4 जलसे तो करते, और 3-4 जलसे करते तो बहुत फर्क पड़ता है। इसी तरह पीटीआई में अलीमा खान, चाहे जो भी है, आप भी इल्जाम लगता है अलीमा खान, वो जाके एक टेस्ट तो करती हैं अपने आप। मंसूर साहब, चले ये मियां नवाज शरीफ वाला फैक्टर आपने भी इसके ऊपर बात की, बट फैक्ट ये है कि पीएमएलएन अब अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है। अगर पीडीएम 1 में ला लें तो चले, फिर आप तो वो और ऐड हो जाएगा। बट क्या हम ये कहें कि ये जब तीसरे साल में आप आते हैं तो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि डिलीवर करें, रिलीफ मिले, सब कुछ। चौथा साल रिजल्ट्स का है, यानी कि आपने कुछ बताना है लोगों को कि रिपोर्ट कार्ड है, क्योंकि 5वां साल तो है ही एक कैंपेन। तो क्या इसका क्या मतलब है कि लोग फिर उस पूरे नैरेटिव पे जो कि पीएमएलएन ने वहाँ जाकर भी बेचने की कोशिश की कि हम तरक्की की बात करते हैं, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, अगर आपने जीबी को कराची बनाना है तो आप पीपल्स किसी और को वोट दें, अगर लाहौर जैसा बनाना है तो हमें वोट दें। डू यू थिंक ये नहीं बिक पाया, या सिर्फ महंगाई की वजह से लोग गुस्से में हैं, या जो अदर फैक्टर्स हैं जैसे सेक्टेरियन इशू है वो एक रेलेवेंस है, और जो चीज़ें आपने भी गिनवाई वो दे केम इनटू प्ले? अच्छा देखिए, मैं कुदरती तौर पे मैं जब ये इलेक्शन हुआ है तो उससे सिर्फ 10-15 दिन पहले मैं खुद भी जीबी में ही था। वहां पे मैंने कुछ 3-4 दिन गुजारे वहां पे। अच्छा। इवन दो मैं गया तो वेकेशंस के लिए हुआ था, लेकिन आपको पता है एक जर्नलिस्ट कहीं पे भी जाता है तो खबर जरूर लेता है वहां की। ये जो सेक्टेरियन पॉइंट ऑफ व्यू है ना, इसके अंदर इंटरेस्टिंग एक फैक्ट ये है कि जिन जगह के ऊपर बड़ी डीप सेक्टेरियन रूट्स वहां पे मौजूद हैं, वहां पे फिर जो तमाम जमातें होती हैं वो उसी सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले कैंडिडेट्स को ही खड़ा करती हैं। ये आमतौर पे यही रवायत है। मैं तो ये नहीं होता कि जनाब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कैंडिडेट है उसका तो उस सेक्टर से ताल्लुक होगा लेकिन बाकियों का नहीं होगा, वो फिर उनको भी ये डेमोग्राफिक्स उनके पास होते हैं, तो दीगर जमातें भी फिर उसी सेक्टर को ही जो है वो फोकस करते हुए अपने कैंडिडेट को खड़ा करती हैं। तो एक बात तो ये है। लेकिन फिर उसके बाद ऑब्वियसली पार्टी लॉयल्टीज के फैक्टर्स भी बीच में आते हैं, अपने धड़े की भी आती हैं। और दूसरी बात ये आपने देखा होगा, बड़े छोटे छोटे हल्के होते हैं यहाँ पे। वोटिंग जो है वो मतलब 40-50 हजार वोट के ऊपर एक जो है वो एक हल्का बनता है, और वोटिंग अगर उठा के देखें तो 15-20 हजार 22 हजार इतने ही वोट्स जो है वो डलते हैं। सो एवरीवन नोज एवरीवन एल्स ओवर देयर। वो बड़ा एक छोटी सी क्लोज किस्म की कम्युनिटीज होती हैं, एक बात। लेकिन जहां पे नून लीग की अगर हम बात करें, सबसे बड़ी बात यह कि पिछले 1 साल में अगर आप उठा के देखें तो मतलब पाकिस्तान और भारत की जंग होती है जिसमें पाकिस्तान की जीत होती है। उसके बाद ईरान अमेरिका का मामला, फॉरेन पॉलिसी के मैटर्स के हवाले से पाकिस्तान को बड़ी एक प्रोमिनेंट स्पेस जो है मिलती है। लेकिन इसका मतलब है कि नून लीग उसको कैश नहीं कर पाई है, एटलीस्ट कम से कम गिलगित बल्तिस्तान के एरियाज के अंदर, जो कि एक्चुअली पिछले 1 साल में एक बड़े ट्रायम्फ्स थे इस पार्टी के, इस हुकूमत के, वो उसे कैश नहीं कर पाई या उसको जाके सेल नहीं कर पाई। और दूसरी बात ये, माजरत के साथ, नो ऑफेंस टू नवाज शरीफ साहब, लेकिन
नवाज शरीफ साहब, जिस तरह भी आपने पहले बात की कि मेरे ख्याल में अभी मजहर साहब फरमा रहे थे कि या आप कैप्टन हो सकते हैं या कोच हो सकते हैं। अब मेरा ख्याल में मैं इसकी एक और एग्जांपल ये दूंगा कि एक जमाना था कि मियां साहब जो है उन्होंने अगर वजीर आजम हाउस के अंदर एंटर होना होता था तो मुस्लिम लीग नून की गाड़ी के ड्राइवर वो खुद होते थे, स्टीयरिंग उनके हाथ में होता था और बाकी पैसेंजर्स जो हैं वो साथ बैठते थे। मेरे ख्याल में अब उन्होंने उबर करवा ली है। अब उन्होंने अपने लिए जो है वो उबर करवा ली है, वो खुद पीछे बैठते हैं, ड्राइविंग सीट पे कोई और बैठता है और वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये गाड़ी मुझे खुद ब खुद जो है वो आगे ले जाएगी। अब अगर वो ड्राइवर बीच में से कहीं इधर उधर हो गया या उसको किसी और ने राइड के लिए बुला लिया तो वो नवाज शरीफ साहब को डंप भी कर सकता है। तो जब आप अपनी कैंपेनिंग को और अपने पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस को इस तरह किसी और थर्ड पार्टी के हवाले कर देंगे कि बस भाईजान तुसी चलानी है उन गड्डी, मैं पीछे बैठा मैं, तो फिर यही होता है। मंसूर साहब थोड़ा सा कहते हैं ना डांडा हाथ नहीं रख के आप आपने डायरेक्टली मियां नवाज शरीफ साहब उनकी अपनी गाड़ी से उबर पे ले गया। आप ये भी तो कह सकते थे वो शोफर ड्रिवन गाड़ी की तरफ चले गए हैं, खुद नहीं चला रहे, तुसी डायरेक्टली उन्होंने उबर पे पाता है। देखिए शोफर ड्रिवन जो गाड़ी होती है ना उसका शोफर आपका अपना होता है। अच्छा, उबर का जो ड्राइवर होता है वो कभी आपका अपना नहीं होता। अच्छा, चलो गलती की आपसे पूछ के आपने तो समझ सत्यानाश कर दिया। एक जमाने में शहबाज शरीफ की गाड़ी जो है चौधरी निसार चलाया करते थे। वाह 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 वाह, बिल्कुल ठीक। वो गाड़ी जाया बड़ी अच्छी जगह पे जाती थी, गाड़ी में बड़ी मजे की जगह पे जाती थी। तो वो फिर नहीं रहे ना उनके साथ, तो मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो और उसके बाद वो ड्राइवर जो होता है वो फिर जब एक राइड खत्म होती है फिर वो दूसरी राइड भी ले लेता है। अच्छा, वो दूसरी राइड ले लेता है, वो कहता है जनाब आपकी बारी खत्म होगी, पैसे कटो तो चलो निकलो बाहर, और उसके बाद दूसरा आ जाता है। हाँ, ये देख आप बिल्कुल ठीक है भाई, ये देखना है कि किस जिले में चल रही है उबर, ये देखना होता है। जी बिल्कुल। अब उसके अंदर फिर एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर भी है, मुझे मियां और मेरे ख्याल में इसमें आमिर इलियास राना साहब मुझसे बेहतर कमेंट कर सकेंगे। मुझे लगता है मियां साहब की अब एज जो है ना वो भी एक फैक्टर प्ले करना शुरू हो चुकी है। मैंने उनकी तकरीर पूरी सुनी थी एक्चुअली, जो उन्होंने जीबी के अंदर खड़े होकर की थी। ही लुक वेरी टायर्ड, ही लुक वेरी डिसएसोसिएटेड, ही लुक वेरी बोरिंग, मतलब बोर्ड फील कर रहे थे कि जैसे मैं किधर आ गया हूँ यार, मतलब मैं अच्छा भला मतलब जाती उम्रा बैठा हुआ था, किड़े कमला आता है मैंने। तो वो जो एक जज्बा, एक जुनून एक जमाने में हम मियां साहब का देखते थे, और मैं आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम हिम फॉर दिस, एज का एक फैक्टर होता है जो अल्टीमेटली वो एज किक्स इन, वो तो हर एक के साथ है। एग्जैक्टली। सो आई थिंक एक वो फैक्टर भी था कि मियां साहब को नॉट बी सेंट टू 3-4, जिस तरह हम तो कहेंगे जनाब मियां साहब स्कर्दू में भी जाते हैं, मियां साहब गांचे भी जाते हैं, मियां साहब जामीर भी जाते हैं, तमाम जगहों पे जाते हैं, लेकिन एज का फैक्टर है। और वहां पे ट्रेवलिंग जो होती है, वो मैंने बहुत ट्रेवलिंग किया है जीबी के अंदर, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, आपको लग पता जाता है। एक लैंडस्लाइड होती है और 6-6 घंटे फिर आपको वहां पे खड़े रहना पड़ सकता है। अच्छा, ये जो अभी बात राना साहब मंसूर साहब ने भी की, ये फैक्टर मैंने मदद साहब से डिस्कस किया, मंसूर साहब ने भी किया, क्या आपको लगता है कि ये फैक्टर है ये कोच और कप्तान वाला कि अब PMLN या ऑटो पायलट पे है या उसको लीड शहबाज शरीफ साहब वफाक में ज़रूर है, लेकिन अब जो असल बागडोर है वो शायद मरीम नवाज शरीफ साहबा के हाथ में है? देखिए, मैं जैसे नवाज शरीफ पे बात हो रही थी ना, नवाज शरीफ साहब ज़्यादातर आजकल जो जाती उम्रा में टाइम गुजार रहे हैं वो पुराने दोस्तों के साथ, नॉन पॉलिटिकल, और अपने वालिद साहब के जानने वालों के साथ जो डिनर लंच, ख़ास तौर पे लंच करते हैं वो, और बिठा के गपशप करनी जो उनकी पुरानी आदत है, वो उसके मुताबिक ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, सियासत पे कम गुजारते हैं। मेरे हिसाब किताब में सियासत उन्होंने मरीम नवाज़ के हवाले की है, शहबाज शरीफ के हवाले नहीं की, और ये वक्त बहुत जल्द आ जाएगा कि वो बाज़ाब्ता उनको अनाउंस करके शायद सदर भी बनाएं, और वो उन्हीं को बनाना पड़ेगा मरीम नवाज़ को, फिर ये थोड़ा सा चेंज आएगा। अच्छा, दूसरे फ़िरका वराना उस पर बात हो रही थी, मदर साहब ने भी की, मंसूर साहब ने भी की। मैं आपको बताऊँ, अगर फ़िरका वराना फसादात और जंग से किसी शख्स ने जीबी को निकाला तो वो हाफिज़ हफीज़ुर रहमान थे। आप चेक कर लें, मेहदी शाह का पूरा टन्योर फ़िरका वराना फसादात से भरा हुआ वज़ारत आला का था, और जो हाफिज़ हफीज़ुर रहमान आए, एक वारदात नहीं होने दी और पूरे जीबी में सयाहत फ़रोग पा गई। यहाँ अगर कोई तकाबली जायदा कोई डेवलपमेंट पे करे या किसी चीज़ पे हो तो फिर रिजल्ट्स कुछ और हों। यहाँ मंत्रा बिकता है बयानिए का कि जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, वरना पीपल्स पार्टी ने कौन सी डेवलपमेंट करके दिखाई है सिंध के अंदर, जब वहाँ पर वो कोई चौथी पाँचवीं गवर्नमेंट रेगुलर चला रहे हैं, जैसे तीसरी गवर्नमेंट इनकी चल रही है PTI की, तो वो नहीं है रहा इस मुल्क में फैक्टर के जी आप इस बुनियाद पर देखें। वरना जो सबसे बड़ा सुहाने रूह रास्ता था इस वक्त
वो था गिलगित स्कर्दू का। मैं उस दिन वहाँ मौजूद था जिस दिन नवाज शरीफ ने FW को हवाले किया कि जितने पैसे लगते हैं ये रोड जल्द अज जल्द आप कंप्लीट करें, क्योंकि वो बहुत खौफनाक रास्ता था। आप लोगों में से आई एम श्योर के लोगों ने विजिट किया होगा उस पुराने ट्रैक के ऊपर। ये तो उनका शौक है, ये डेवलपमेंट के हवाले से, चाहे वो पंजाब के वज़ीर आला हों वो किए, लेकिन यहाँ पे ना कोई देखता नहीं है। हमारी मेमोरी बड़ी शॉर्ट हो गई है, लोग फैसिलिटीज़ को एंजॉय करते हैं और आगे चल पड़ते हैं। बहरहाल PMLN ने एक कमज़ोर हिकमत अमली अपनाई थी GB में। उसके ऊपर जो स्टार्ट आपने किया था कि जी वो तय हो गया था या नहीं हुआ था, मैं नहीं मानता इस बात को, क्योंकि लड़ना तो आपको खुद है ना, उसके बाद तय होने की है। पीपल्स पार्टी तो लड़ी है ना इलेक्शन के लिए। अब आज़ाद कश्मीर में भी आप क्या यही करेंगे कि जी हमें दे देनी है? ऐसा नहीं होता। आपको कैंडिडेट भी उतारने हैं, आपको उनके साथ बैठना भी है, उनके साथ वक्त गुजारना है। वो जिन लोगों के भी जिम्मे लगता है वो करें। अब जैसे कल से AJK के अंदर शुरू हुआ गया, गवर्नर पंजाब शुरू हो गए, फिर फैसल राठौर शुरू हो गए कि जी हम तो बातचीत करेंगे। तो भाई ऑर्डर क्यों किए थे आपने कलअदम करने के, अगर इतनी बात थी? अब आपको पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है, आपका ख्याल ये है कि पंजाब में सीटें महाजरीन की PMLN ले जाएगी तो हमें बड़ा नुकसान होगा। ये डबल गुफ्तगू शुरू हो गई है। भाई आप करेंगे जी, हम जो भी फैसला करेंगे जाके असम्बली में करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस दिलवा के ले लिया है, तो अब उसके ऊपर रहना चाहिए। ये बच्चों की तरह कहानियां बना के लोगों को बेवकूफ़ बनाना। अब आदि PTI पीपल्स पार्टी कुछ और कह रही है, बाकी कुछ और कह रहे हैं, सरदार अतीक कुछ और बात कर रहे हैं। वो कहते हैं ये होना ही नहीं चाहिए, माजरीन की नशिस्तें तो 47 का एक निज़ाम मौजूद है, असम्बली की भी वैल्यू नहीं बनती इस पर। अब आगे चल के ज़ाहिर है अगले प्रोग्राम्स इन्हीं पे डिबेट पे चले जाएंगे जब ये इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे। बहरहाल GB के अंदर PMLN ने कमज़ोर इंतखाबी मुहिम और वही उसका नतीजा। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम बहुत सॉलिड थी, तेज़ थी, पैसे भी खर्च किए, जो साद रफ़ीक ने भी कहा बिल्कुल। तो फिर आप भी खर्च कर लेते, आपके पास कौन सी कमी थी? आप लोगों से चंदा करा लेते, वहाँ पे खर्च कर लेते, अपने कैंडिडेट्स को ठीक भरपूर मदद करते। ये जो अभी आज़ाद कश्मीर के अंदर हो रहा है, मंसूर साहब सबसे पहले आप बताइए मुझे। मैंने देखा आ गया फैसला, आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने किया, कलअदम करार दे दिया जैक को, और जो कुछ वहाँ पर अनफॉर्चुनेट वाक़यात हुए हैं बहैसियत एक पाकिस्तानी, मुझे लगता है कि दुरुस्त फैसला है। ये अथॉरिटी या आज़ादी तो किसी को नहीं होनी चाहिए कि आप इस तरह की हरकतें वहाँ पर करें। क्या आपको लगता है कि ये ज़रूरी था और इसके अंदर कोई और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं? क्योंकि अगर आप भारतीय मीडिया को, आप बड़े चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होते हैं, इनफैक्ट आप यू लाइक टू डू इट, तो वहाँ इस चीज़ को बड़ा कैश किया जा रहा है, बड़ा कैपिटलाइज किया जा रहा है। इमेजेस जो उस दिन वाक़या हुआ रावला कोर्ट के अंदर, अभी कल रात को भी वहाँ पर बहुत कुछ करने की कोशिश की गई। ये दुरुस्त अमल था आपके नज़दीक जो किया गया? देखिए मेरे ख्याल में इसमें बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का ये मामला है। मैंने इसको बड़ा डीपली मैंने इसको स्टडी किया है, दोनों साइड्स के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज भी मैंने सुने हैं। लेकिन मैं सबसे पहले जो इंडिया वाला फैक्टर है मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। देखिए वो तो आपके घर में जब भी कोई डिस्टर्बेंस होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, वो तो उसे कैच करेंगे। और खास तौर पे बेसिकली जो इस वक्त वो आई बॉल्स कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मकबूजा कश्मीर के लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये आज़ाद कश्मीर के अंदर ये सूरत हाल है। सो वो तो अपने एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं और उनका एजेंडा एंटी पाकिस्तान है। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। वो तो अपने मुंह से बात कहते हैं। सो उनसे किसी किस्म का कोई गिला शिकवा क्या करना, वो तो है ही हमारे दुश्मन, उनसे यही एक्सपेक्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ये है, अब देखें मिसाल के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पता है कि 12 जो महाजरीन की सीटें हैं उसमें सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम लीग नवाज का है और सबसे ज्यादा घाटे का सौदा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। और वो बेसिकली ये सारी सिचुएशन में अब कोशिशें कर रही है कि अवाम का ये जो सेंटिमेंट मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के अगेंस्ट इस वक्त डेवलप हुआ है या विफाक के अगेंस्ट जो डेवलप हुआ है, हम इसको कैश इन करें और हम यहाँ से इसको स्कूप करें। इसका स्पेड वर्क सारा जो है वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो बेशक कर चुकी है, लेकिन इसका जो पॉलिटिकल फायदा है, जो सियासी फायदा है, वो हम इसको किसी तरह स्कूप इन कर सके। और कुछ रल मिलके जिसे कहते हैं ना, मतलब ये फॉर्मूला भी डिस्कस किया गया कि जनाब अच्छा एक काम करते हैं 12 से 6 कर देते हैं, सही है, ये सीटों की तादाद कम कर देते हैं और फिर ग्रेजुअली इसको आहिस्ता आहिस्ता निकाल लेंगे। अभी कम से कम जो है वो इसको इस तरह रहने दें। सो एक तो मतलब ये पीपल्स पार्टी की पोजीशन ये हो गई। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज का जहां तक ताल्लुक है, ये हकीकत है कि जब माजी के अंदर उन्होंने कमिटमेंट्स की थी उसमें से तमाम कमिटमेंट्स पूरी नहीं हुई, कमेटियां वगैरह बना दी गई, लेकिन जिस तरह वो डिमांड्स पूरी करने के वादे हुए थे वो सब के सब नहीं हुए, कुछ के ऊपर काम हुआ, कुछ पे नहीं हुआ। सो ये सेंटिमेंट वहां पे मौजूद है। तीसरा जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जहां तक ताल्लुक है, देखिए एज सून आपकी वजह से अगर एक जान भी चली जाती है ना जब, और आपकी वजह से किसी एक सिक्योरिटी एहलकार को शहीद कर दिया जाता है, यू लूज द नैरेटिव। आपके हाथ से निकल गई फिर गेम। फिर आप एक कल्प्रेट कहलाएंगे, फिर आप एक मुल्जिम कहलाएंगे, फिर आप एक तखरीबकार कहलाएंगे।
फिर आप एक मुजाहिरीन या एक पुरान मुजाहिरा करने वाले नहीं, आप अपने मुंह से जबान से बार बार कहते रहे, 9 मई इस पूरे मुल्क ने देखा है, आप 100 दफा कहते रहे इमरान खान को कॉलर से पकड़ा, इमरान खान के साथ ये किया, उसको गिरफ्तार कर दिया, बट एज सून आपने जब पहली दफा एक बिल्डिंग को आग लगा दी तो उसके बाद नैरेटिव आपके हाथ से चला जाता है। तो मेरे ख्याल में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है उनसे भी यही गलती हो रही है कि वो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की तरफ जो है वो जा रहे हैं। इनकी ये तो अभी तक जो शहादतों के हवाले से आया है ये तो चंद फिगर्स हैं। मैं सुबह से मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और जो वीडियोस आ रही हैं, मतलब लोगों ने डंडे उठाए हुए हैं हाथों के अंदर और वो अलग ऐलान कह रहे हैं कि हम तो जनाब इस रूट के ऊपर चलने लगे हैं और ये रूट हम इख्तियार करने लगे। सो इफ यू आर गोइंग टू डू दैट तो माजरत के साथ फिर आपकी डिमांड्स को सीरियसली नहीं लिया जा सकता। मजहर साहब, कमिंग टू यू सर, ये डिमांड्स को तो सीरियसली नहीं लेके जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये खबर आप सबके पास है, मैं आपको नहीं दे रहा, कि जो इसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ है या इस्लामाबाद का मौक़िफ़ है वो बड़ा क्लियर है कि ये तो भूल जाएं, दो काम नहीं होंगे। एक ये कि तो 12 सीटें, इनके ऊपर कोई ये नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। दूसरी चीज़ ये कि ये जो रिंग लीडर्स हैं इनके जैक के, इनसे कोई बातचीत नहीं होगी। तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? अब ये अस्पतालों पे हमले करना, वहाँ पर जो उसकी बड़ी डिस्टर्बिंग फुटेजेस आ रही हैं, पुलिस की वालों की ना सिर्फ उन्हें शहीद करना बल्कि उनकी लाशों की बेरुमती करना, ये भी सब कुछ हुआ है। सो डू यू थिंक कि अब जो कुछ हो रहा है इट्स बाय एंड लार्ज इट्स जस्टिफाइड? देखिए, अब जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसका भी हमें जायजा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि 2025 में जो मुआहदा हुआ था उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, इसको भी देखने की ज़रूरत है। लेकिन वायलेंस की किसी भी सूरत में हिमायत नहीं की जा सकती, वो किसी की तरफ से भी, इसलिए कि वायलेंस लीड टू वायलेंस। और दूसरी बात ये कि मेरा तो कश्मीर की पॉलिटिक्स के हवाले से हमेशा से एक नुक्ता नज़र रहा है कि कश्मीर की पॉलिटिक्स कश्मीर के लोगों को करने देनी चाहिए। और अगर आपको याद है, सरदार अब्दुल कयूम जो थे वो इसके बहुत बड़े दाई थे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को आप उठा लें, वो प्योरली कश्मीर के लोगों पर मुश्तमिल जमात होती थी। तो हमारी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कश्मीर के अंदर पॉलिटिक्स की है, और जाहिर है उसके बहुत से मुख्तलिफ जाविये हैं देखने के, लेकिन ज़्यादा बेहतर हो, चाहे वो मैं समझता हूँ चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो या कश्मीर हो, वो पार्टियां, उनको मेन स्ट्रीम पार्टियां कश्मीर की पार्टियों को सपोर्ट कर सकती हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर मेरे नुक्ते नज़र से ये होगा कि अगर कश्मीर के अंदर ही पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने मसाइल के हवाले से गुफ्तगू भी करें, वो करें। मैं क्यों देखूं कि जी हाँ मुझे, और फिर यही होता है कि कश्मीर के लीडर ज़्यादातर कश्मीर में कम, मुजफ्फराबाद में कम और इस्लामाबाद में ज़्यादा बैठे नज़र आते हैं उसके अंदर। तो मेरा नुक्ता नज़र तो खैर इस लिहाज से ये रहा है कि वो ज़्यादा बेहतर वो होगा। लेकिन इस वक्त जो हो रहा है वो बहुत सीरियस है। देखिए, बिल्कुल जैसे मंसूर से एग्री करता हूँ, जो आपका जो है नेबर है और हॉस्टाइल नेबर है, वहाँ का मीडिया तो आज़ाद कश्मीर की हर एक्टिविटी को इस तरीके से प्रोजेक्ट भी करेगा और उसके बारे में जो है वो मुख्तलिफ जो है तबसरे भी करेगा। वो तो जाहिर है उनको इसका, उनके नज़दीक उसका फ़ायदा होता है उन्हें इसके ठीक हो गया। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए दूसरे किसी भी जमात को, ये तो बात इस वक्त यहाँ तक पहुँच गई है, किसी को देखिए, हमारा तजुर्बा ये रहा है कि जमातों पर जब आप पाबंदी लगाते हैं तो उसका हल, वो पाबंदी हमेशा उसका हल नहीं निकालती, सिचुएशन को और ख़राब करती है। ठीक, उसमें आप देख लें, आप कम्युनिस्ट पार्टी के ज़माने से देख लें, 50s में आपने कम्युनिस्ट पार्टी को, 70s में आपने नैब पर पाबंदी लगाई, आपने MQM लंदन पे पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन पाबंदी से ज़्यादा पाबंदी है उनके ऊपर। इसी तरह जो है PTI फैक्टर देख रहे हैं कि पाबंदी नहीं है। लेकिन चले ये जो चीज़ें, जब किसी जमात को आप कलदम, आप तहरीक लब्बैक वाला फैक्टर देख लें, आपने पहले पाबंदी लगाने जा रहे थे, फिर कलदम करार दे दिया उसमें। इन चीज़ों से मामला टेम्पररी तो वो हो जाता है, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता। ठीक, उसका ठीक हो गया। परमानेंट सोल्यूशन निकालना चाहिए, और जो जॉइंट एक्शन कमेटी वाले लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि ये इस तरह की कैंपेन उनके हाथ से निकलती जा रही है। ठीक हो गया। और अगर उससे हाथ से निकली और चीजें बहुत खराब हुई तो इट कैन लीड टू डिजास्टर। जहां उनका नुकसान होगा वहां कश्मीर का भी नुकसान होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब साहब, जनाब आमिर अहसाना साहब और जनाब मंसूर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।